गाइस क्लास शुरू हो गई है, अब आवाज नहीं। हाँ तो बच्चों देखो, लेट अस स्टार्ट। सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दूसरा, एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स। ओके बच्चों, सो properties, there are some properties that you must know. प्रॉपर्टीज पे आते हैं बच्चों। पहला, क्रिस्टलाइन की बात करते हैं। फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन का शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड का यू हैव गॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दे मेल्ट। दूसरा, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर। सिमिट्री क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ज्यादा होती है। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, कि जो सिमिट्री है जो सॉलिड के अंदर, वो काफी देर तक रहेगी। द इट हैज गॉट अ सिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब बता रहा हूं, देर इज सिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द सॉलिड। क्लियर है? दैट सिमेट्री इज लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज मतलब दैट सिमेट्री विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस। क्लियर है गाइस? शार्प एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट करता है। नहीं, एमॉर्फस, एमॉर्फस के लिए मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। शार्प नहीं है, इट इज नॉट शार्प। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट प्लीज, थर्ड, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। ये दूसरे वाले का मतलब क्या बेटा? लॉन्ग रेंज। अभी मैं क्या बता रहा था बेटा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है दैट सिमेट्री इज देयर फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। सिमेट्री इनसाइड द स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है उसके अंदर जो सिमेट्री है दैट इज लॉन्ग रेंज। काफी दूर तक सिमेट्री मेंटेन रहती है। सर तो सकता है कि पूरा ऐसे करते हो या पूरा भी हो सकता है, कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसी होगी। नहीं हो भी सकती है, ना भी हो, लेकिन जो भी है सिमेट्री विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। क्लियर है? दे हैव कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। हार्ड एंड सॉलिड, दे आर हार्ड एंड rigid. Hard and rigid. Next, they give regular cut with a knife. हाँ फिर नहीं, कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। हाँ अभी बताता हूं मैं, अमॉर्फस पे भी आते हैं। नेक्स्ट, समथिंग इंपॉर्टेंट गाइस। हाँ, क्या जैसे मैंने सैनिटाइजर की बॉटल को दो में काटा था, वो दो में ही कटेगा। क्या बात कौन से बोल वाले रहे की हो बात कर रहे हो बेटा? रेगुलर कट का मतलब क्या है? कि बिल्कुल सिमेट्रिकली जब कट किया है तो कट करने के बाद भी तुम्हारी जो सिमेट्री पहले थी ऐसी सिमेट्री दूसरे वाले में, पीस में। तो सर वो क्या होता रेगुलर कट विद अ नाइफ। अभी इसको एक काम करते हैं, अमॉर्फस को और पढ़ते हैं, फिर बताना समझ में आया नहीं है? आया। हाँ। दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या है? गाइस कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। कैसे? सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूं वो देखो। दे आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन। हाँ बेटा, जस्ट वन सेक, जस्ट वन सेक। थर्मल एक्सपेंशन, वन सेकेंड बच्चों, जस्ट गिव मी अ सेक।
कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बच्चों समझ में आया नहीं आया? डिफरेंट डायरेक्शन मतलब, जैसे एक काम करते हैं, एक सॉलिड उठाते हैं, ये रहा, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डिपेंडिंग अपॉन, होल्ड ऑन अ सेक गाइस, आइडिया इज तीनों डायरेक्शंस में, अलोंग लेंथ, अलोंग ब्रेड्थ, अलोंग हाइट, तीनों डायरेक्शंस में, ठीक है ना गाइस? इस डायरेक्शन में अलग होगा, इस डायरेक्शन में अलग होगा, इस डायरेक्शन में अलग होगा। अब समझ आ गया? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दे आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, तो इनकी ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, दे आर डिफरेंट अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों? अब आते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स पे। अमॉर्फस सॉलिड्स पे आते हैं। नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट इनका नहीं है। नेक्स्ट, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, सिमेट्री है लेकिन शॉर्ट रेंज है। ओके, कम है सिमेट्री। नेक्स्ट, डू नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट, give irregular cut with knife and they are isotropic in nature। वो एनआइसोट्रोपिक था, ये आइसोट्रोपिक इन नेचर। मतलब इनकी ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, दे आर नॉट डायरेक्शन डिपेंडेंट। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे थे? भाई एक चीज बताओ, मैं इसका आंसर दूं क्यों? जब याद करने का ही है तो इसका आंसर मैं क्यों दूंगा? हाँ, हाँ ऑब्वियसली याद करने का है, और क्या उसे समझोगे? तो ऐसा हो सकता है कि सर पत्थर को काटे तो रैंडम आ जाए। शांति। दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, बच्चों आवाज मत करो प्लीज, ठीक है ना? दैट इज देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस। समझ में आया या नहीं आया बच्चे? आ गया। मैं एक मिस कर गया पॉइंट बताना तुम्हें, उधर मैंने लिखा था, वो मैंने लिखा था ना, हार्ड एंड रिजिड, दीज आर सॉफ्ट। अभी दोनों की एग्जांपल देता हूं बेटा, इसके एग्जाम्पल, अभी हम एग्जांपल्स और भी देखेंगे थोड़ी देर में। NaCl, CsBr, CS या ZnS ले लेते हैं। गॉट इट और नॉट? ये मैंने कैसे सॉलिड्स लिए हैं? आयनिक सॉलिड्स। इसमें एग्जाम्पल क्या होंगे? अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या आता है? रबर, ग्लास, प्लास्टिक्स। ओके बच्चों, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? अमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर ट्रू सॉलिड्स। असली सॉलिड तो यही है।
दे आर ट्रू सॉलिड्स। हाँ, अमॉर्फस सॉलिड्स उनको बोला जाता है स्यूडो सॉलिड्स। स्यूडो सॉलिड, या देयर इज अनदर टर्म फॉर देम, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। तुमने देखा भी होगा, नहीं वैसे नहीं देखा होगा, जब तुम ग्लास को देखते हो तो ग्लास ऊपर से थिन होता है, नीचे से थिक होता है। हाँ, जब तुम विंडो को देखोगे आफ्टर लॉट ऑफ टाइम यू विल रियलाइज ऊपर का थोड़ा थिन हो जाता है, नीचे का थोड़ा थिक हो जाता है। इट फ्लोज डाउन। ठीक है ना बच्चों? नहीं देखा होगा इसलिए मैंने कहा कि अब मैंने बता दिया। ग्लास पेन, मैंने भी क्या कहा, याद कर लो बस। ठीक है ना बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अभी गाइस एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मैं लिख नहीं रहा उसे, प्लीज बच्चों आवाज नहीं। क्वार्ट्ज इज क्रिस्टलाइन एंड क्वार्ट्ज ग्लास इज अमॉर्फस। नोट इट डाउन। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज ग्लास, और ऊपर हमने ले लिया क्वार्ट्ज। क्लियर हो गया बच्चों? ये सारी चीजें याद करने की है, तुम रियलाइज कर जाओगे काफी चीजें याद करने की है। ओके। अच्छा गाइस, एक और चीज, सम सॉलिड्स अडॉप्ट डिफरेंट अरेंजमेंट इन डिफरेंट कंडीशन। अरेंजमेंट चेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस। दे आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फ्स। दे आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फ्स। ओके बच्चों? एंड दे एंड डिफरेंट structures, polymorph structures have different properties. चिंता ना करो, अभी तो तुम्हें थोड़ा लग रहा होगा इस टाइप का, बट डोंट वरी अबाउट इट, इट गेट्स बेटर। ओके, दे आर कॉल्ड polymorphs and different polymorphic structures have different physical properties, different properties like melting point, density, etc. Example, diamond and graphite। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ हाँ, मतलब समझने का मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? They are different polymorphic forms of carbon. Graphite and diamond are different polymorphic forms of carbon। लिखते जाओ बच्चों, डोंट मिस एनीथिंग आउट। हाँ, अभी काफी कुछ लिखने का है। अब आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन। क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स, अभी हम सॉलिड्स के टाइप पढ़ रहे थे, अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप पढ़ रहे हैं। पहला, चार तरह के होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो मॉलिक्यूल्स है। दैट सॉलिड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। हाँ बेटा, नहीं अभी, जस्ट गिव इट टाइम, चारों होते होते यू विल रियलाइज द डिफरेंस। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यहाँ पे पार्टिकल लिख रहा हूं मैं, लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं।
प्लीज गाइस, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल से बना हुआ है। मॉलिक्यूल्स जैसे H2, Br2, Cl2, I2, गेटिंग द आइडिया। ये इन मॉलिक्यूल से बना हुआ है, मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल है वो क्या है, H2 के मॉलिक्यूल्स या Cl2 के मॉलिक्यूल्स, गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या है बच्चों, मॉलिक्यूल्स। अब उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या, कौन से काम करेंगे। मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन से होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, दोज आर वैन डर वाल्स फोर्सेस, इफ यू रिमेंबर। हाँ है ना बच्चों, फोर्सेस आर वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस में हम दो ही देखेंगे, कौन से, एक तो लंदन या डिस्पर्जन फोर्स, दैट इज वन, दैट इज वन टाइप, लंदन, लंदन या डिस्पर्जन इज वन। ओके बच्चों, ये किस में होते हैं बच्चों, बताएगा कोई मुझे, लंदन या डिस्पर्जन फोर्स किस में आते हैं, किस में ये होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल लिया है H2, Br2, Cl2, I2, इन सब में कौन से फोर्सेस काम करेंगे, लंदन फोर्सेस, जिनमें डायपोल्स नहीं होते, उनमें जो अट्रैक्शन होती है वो कौन सी होती है, लंदन या डिस्पर्जन। हाँ है ना बच्चों। अब तुम्हारे पास अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें क्या होगा, डायपोल डायपोल। हाँ है ना बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो या तो तुम्हारे लंदन या डिस्पर्जन होगा या डायपोल डायपोल होगा, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। ओके गाइस, अब तुम एक और कहो, एक और होता था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट अंडर वैन डर वाल्स, तुम्हें याद होगा मैंने बताया भी था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एक्सट्रीम डायपोल डायपोल। उसको हम वैन डर वाल में काउंट नहीं करते, वैन डर वाल में लंदन या डिस्पर्जन काउंट होता है या डायपोल डायपोल काउंट होता है। हाँ, या फिर तीसरा होता है डायपोल इंड्यूस डायपोल, उसको मैं नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा, कि डायपोल इंड्यूस डायपोल तुम्हारा एक मॉलिक्यूल डायपोल होनी चाहिए उसमें, एक में नहीं होनी चाहिए। तो आइडिया, तुम दो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करने लग गए। सॉलिड्स में तो एक ही होगा ना, या तो तुम्हारे पास डायपोल डायपोल होगा या लंदन होगा। यू कैनॉट हैव डायपोल इंड्यूस डायपोल। उसके लिए तो तुम वो फोर्सेस कब काम करते हैं, जैसे तुमने I2 और ICl उठा लिया, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो है डायपोल इंड्यूस डायपोल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। I2 और ICl के बीच में अगर तुम इंटरेक्शन देखोगे, दैट इज डायपोल इंड्यूस डायपोल, कि ICl ने जो I2 मोलिक्यूल है उसके अंदर डायपोल इंड्यूस कर दिया। तो इसीलिए सॉलिड्स के अंदर हम जो फोर्सेस देखेंगे वो डायपोल इंड्यूस डायपोल नहीं देखेंगे, इट इज बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ है नहीं हुआ। HCl अभी मैं करवाऊंगा, इसके एग्जांपल मैं सारों के दूंगा, डोंट वरी। दूसरे फोर्सेस क्या है, या तो वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगे या दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड। वैन डर वाल्स फोर्सेस में ये दोनों आ गए, और दूसरा हमारा क्या ऑप्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है यहां तक। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स। आर्गन, आर्गन में कौन से फोर्सेस काम कर रहे होंगे, लंदन कम काम कर रहे होंगे, गुड। H2I2, इनमें क्या काम कर रहा होगा, लंदन फोर्सेस। अब आते हैं HClSO2, इसमें क्या होगा बच्चों, डायपोल डायपोल। और मैं लेता हूं H2O आइस या NH3 फॉर दैट मैटर, इनमें क्या वर्क कर रहे होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई। हाँ, ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये तुम्हारा इनर्ट गैस है, और इसके अंदर भी तुम्हारे लंदन ही चलते हैं। हाँ, तो ये एक स्पेशल केस हो गया, मतलब यहाँ पे, हाँ मतलब इसको हम उसमें काउंट नहीं कर रहे होंगे। ठीक है ना। अभी तुम बाकी रियलाइज करोगे, जब बाकी चारों ऑप्शन देखोगे, देन यू रियलाइज कि जो हमारा आर्गन है दैट विल बी कंसिडर्ड एज मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक बार चारों ऑप्शन देखो, देन यू रियलाइज कि आर्गन के लिए जो क्राइटेरिया है वो यही वाला चलेगा। ओके, यहां तक किसी बच्चे को डाउट। CO2 का हमने सॉलिड फॉर्म, हाँ हाँ होता है। क्लियर है गाइस। तो का आइस वाला क्यों लिया और बाकी लिक्विड जो भाई सॉलिड की बात कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है गाइस, समझ आया नहीं आया।
नेचर, इनकी नेचर क्या है? दे आर यूजुअली सॉफ्ट, दे आर यूजुअली सॉफ्ट, दे आर यूजुअली सॉफ्ट। ओके, ज्यादा ये सॉफ्ट होंगे, क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो काफी वीक होती है, दैट इज वाई दे आर यूजुअली सॉफ्ट। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के बारे में क्या कहना है? दे आर इंसुलेटर। ओके, मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो। कि ज्यादातर में तुम देखोगे, तुम कहोगे सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट लो ही है, क्योंकि दिस इज इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और बिटवीन मॉलिक्यूल्स द फोर्सेस दैट वर्क आर वीक। ओके गाइस। आरओएच में कौन सा है? आरओएच एल्कोहल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो अभी 1 मिनट रुक जाओ। ये क्या है बच्चों? ग्लाइकॉल, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इफ यू कैन सी। हाँ या ना? क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? नॉर्मली दे आर इंसुलेटर, कंडक्टर तब होते हैं जब उनके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन्स हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इनकी कंडक्टिविटी नहीं है इनमें, दे आर इंसुलेटर। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड सिंपल है, मेटल की स्ट्रिप उठा लो, दोज आर मेटेलिक सॉलिड्स। इसके एग्जांपल क्या हो गए? मेटल की स्ट्रिप। अब तुम्हें याद है या नहीं याद है, मेटेलिक जो मेटल्स होते हैं उनमें कौन से बॉन्ड वर्क करते हैं, कौन से फोर्सेस काम करते हैं गाइस? पहले काम करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिखते हैं, पार्टिकल्स। किन से बना हुआ है गाइस ये? तुम्हें याद है बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था कि हाँ, कि तुम्हारे पास क्या होते हैं, जैसे Mg की स्ट्रिप ले रहे हो, तो उसमें Mg नहीं होता, you have got Mg2+ एंड you have got electrons, those electrons are free to move throughout the solid, हाँ है ना बच्चों? जो Mg2+ है उसे क्या बोलते हैं हम? कर्नल, पॉजिटिव आयंस। तुम्हें याद होगा एक स्टेटमेंट मैंने बताई थी, पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? ये स्टेटमेंट बड़ी कॉमन है, पॉजिटिव आयंस या कर्नल्स इन अ सी ऑफ मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना बच्चों? तो इसको मैं लिख दूं पार्टिकल्स में, यू हैव गॉट पॉजिटिव आयंस, यू हैव नॉट गॉट एटम्स, एटम नहीं होता, आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस, जिनको हम क्या बोलते हैं? कर्नल्स इन सी ऑफ मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फोर्सेस क्या वर्क करेंगे? इलेक्ट्रॉन सर्व एज द बाइंडिंग फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स कर्नल्स को अपने साथ पकड़ के बैठे हुए हैं, हाँ है ना बच्चों? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोज आर होल्डिंग द कर्नल्स टुगेदर, और इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम? मेटालिक बॉन्ड। तो यहां भी जो फोर्सेस वर्क करें दैट इज मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग में मैंने बता दिया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर होल्डिंग द कर्नल्स टुगेदर। कोई डाउट यहां तक? एग्जाम्पल, मेटल स्टेट, मैग्नीशियम लो, आयरन लो, कॉपर लो, सिल्वर लो, दे आर मेटालिक सॉलिड्स। समझ में आया नहीं आया बेटा? कोई डाउट किसी बच्चे को? नेक्स्ट, मैंने इधर कुछ लिखा था, नेचर, नेचर लिखा था ना, नेचर कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। नेचर क्या है? दे आर हार्ड बट मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये तो पता होगा, मेलिएबल एंड डक्टाइल। कंडक्टिविटी के बारे में, कंडक्टिविटी अच्छी होगी, दे आर कंडक्टर्स, दे आर कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोल्टन फॉर्म। मोल्टन स्टेट और सॉलिड स्टेट, सॉरी,
हाँ, सॉलिड स्टेट, इन दोनों में क्या होता है बच्चों, दे आर कंडक्टर। मोल्टन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, इन बोथ ऑफ देम दे आर द कंडक्टर। मेल्टिंग पॉइंट फेयरली हाई। मॉलिक्यूलर सॉलिड के कंपैरिजन में तो हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? हाँ बेटा, जस्ट अ सेक बच्चों। कोवलेंट सॉलिड्स पे आते हैं। लेट मी कंप्लीट दिस टॉपिक देन। ओके, कोवलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं? कोवलेंट सॉलिड्स में पार्टिकल्स आर एटम्स। पार्टिकल्स क्या है बच्चों? एटम्स। एंड दीज एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड। एग्जांपल लिखा, बेटर फील आएगी। डायमंड, ग्रेफाइट, वहां भी जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है दोज आर एटम्स, बट दोज एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड, एंड यू गेट अ जाइंट मॉलिक्यूल। तुम कहोगे सर वो भी मॉलिक्यूल है, बट दैट इज अ जाइंट मॉलिक्यूल। उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है दोज आर एटम्स, एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय, दोज एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड। समझ आया नहीं आया? तो कोवलेंट सॉलिड के लिए एक और टर्म भी है, नेटवर्क सॉलिड्स। नेटवर्क सॉलिड्स, इसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स आर एटम्स, फोर्सेस क्या है बच्चों? कोवलेंट बॉन्ड्स। बेसिकली सही पूछा जाए तो हम पार्टिकल के बजाय वी आर लुकिंग एट द फोर्सेस प्रेजेंट विच आर होल्डिंग द सॉलिड टुगेदर। क्लियर है गाइस? तो यहां पे जो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं वो क्या है? बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्डिंग बिटवीन एटम। एग्जाम्पल देखो गाइस, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। SiO2, क्वार्ट्स। नेक्स्ट SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, या वी हैव गॉट अनदर नेम फॉर इट, कार्बो रंडम। हाँ, इसमें दे आर लिंक टुगेदर। जैसे SiO के साथ OSi के साथ, मतलब इट विल फॉर्म अ जाइंट मॉलिक्यूल। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, इनकी मुझे ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे जो जैसे SiO2 है, इसका स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ। SiO, ये फिर SiO, इस टाइप से स्ट्रक्चर आता है। इट फॉर्म्स अ जायंट मॉलिक्यूल। तुम्हें SiO2 यूनिट दिख रही है, उसमें हम रिपीटिंग यूनिट को SiO2 लिख रहे हैं। गेटिंग द आइडिया और नॉट? मतलब आई एम जस्ट राइटिंग, ये जो मैंने लिखा है SiO2, इट इज नॉट अ मॉलिक्यूल। SiO2 इट इज अ यूनिट, रिपीटिंग यूनिट को लिखा हुआ है मैंने। बेटा उनकी जो रिपीटिंग यूनिट है, दैट रिपीटिंग यूनिट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर यूनिट। यहां पे दे आर लिंक टुगेदर। क्लियर है? ओके, और एग्जांपल देखते हैं। कार्बन, ग्रेफाइट एंड डायमंड, इवन AlN। ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं बच्चों? कोवलेंट सॉलिड्स या नेटवर्क सॉलिड्स के। इनकी नेचर क्या होती है? हार्ड। कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग। ओके, कंडक्ट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी पे आते हैं गाइस। नॉर्मली दे आर इंसुलेटर्स, एक्सेप्ट तुम्हारा क्या हो गया बच्चों? ग्रेफाइट। एक्सेप्शन ग्रेफाइट, कि ग्रेफाइट में चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्ट्रांगली बॉन्डेड। ओके, दे आर नॉट स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर। एक उनमें से रिलेटिवली फ्री होता है, दैट इज व्हाई इट इज अ गुड कंडक्टर। क्लियर है बच्चों? यहां तो कोई डाउट? मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई। फोर्थ, आयोनिक सॉलिड्स। जो मैंने सबसे ऊपर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल लिए थे वो सारे आयनिक उठाए थे मैंने।
ठीक है ना गाइस। इसमें पार्टिकल्स क्या हैं? आयंस। फोर्सेस कौन से हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, दोज आर द फोर्सेस। आयनिक फोर्सेस बोलेंगे या इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्सेस बोलेंगे? आयनिक या कूलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस? Guys, these are basically the attraction between positive and negative ions. That is what I am talking about. Attraction between positive and negative ions is holding the solid together. हाँ, कोवेलेंट ज्यादा स्ट्रांग होता है। हाँ बेटा। नेक्स्ट बच्चों, गाइस यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ था ना, नेचर। नेचर सब में लिखा है ना गाइस? किसी में मिस तो नहीं कर गया ना मैं नेचर? कोवेलेंट वाले में नहीं लिखा हुआ है। ओके, एग्जाम्पल पे आते हैं। NaCl, MgO, ZnS, CaF2। नेचर, हार्ड बट ब्रिटल। हार्ड बट ब्रिटल। कंडक्टिविटी, insulator in solid state. They are insulators in solid state, but conductors in molten or aqueous form. In molten या aqueous state या solution। ये कंडक्ट क्यों करें? आयंस बिकम फ्री टू मूव। मोल्डन या एक्वस में द सॉलिड ब्रेक्स टू गिव आयंस एंड आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ है ना बच्चों? एंड इनका मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो हाई। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? क्लियर हो गया? कोवलेंट सॉलिड समझ आ गया? जाइंट मॉलिक्यूल, जाइंट स्ट्रक्चर बनता है उसका। ओके, कि एटम्स आर लिंकिंग टुगेदर, वो एक जाइंट स्ट्रक्चर बना के बैठ जाएंगे। अब आते हैं समथिंग न्यू गाइस। हाँ बेटा बोलो। या श्योर, 1 सेकेंड बच्चों। हाँ, तो बच्चों यहां तक हमने कर लिया था। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट समथिंग न्यू बच्चों। स्टार्ट करें। लेट अस डिस्कस लैटिस। लैटिस क्या होता है बच्चों? लैटिस इज अ, यू कैन कॉल इट अ symmetric arrangement of points. You can call lattice a symmetric arrangement of points बच्चों। ओके, सच दैट, इसकी एक डेफिनेशन मैं बोल देता हूं, पूरा लिखना नहीं चाह रहा मैं। इट इज अ सिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट सच दैट किसी भी पॉइंट को देखो, उसके अराउंड जो एनवायरमेंट है वो सेम। किसी भी पॉइंट को देखो, उसके अराउंड जो अदर पॉइंट्स हैं जो उसके पास हैं, दे शुड बी सेम। जैसे मैं बताता हूं, एग्जांपल लेके समझाता हूं, बेटर फील आएगी। ये मैंने पॉइंट्स का सिमेट्रिक अरेंजमेंट उठा लिया। ये मैंने पॉइंट्स का क्या उठा लिया? सिमेट्रिक अरेंजमेंट उठा लिया। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज दैट यू कैन हैव फॉर सिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स बच्चों। ये एक पॉसिबिलिटी है। अब इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट को देखो, इससे चार बिल्कुल क्लोज है। हाँ है ना? क्लियर और नॉट? दे आर 4 पॉइंट्स, 4 क्लोजेस्ट पॉइंट्स टू एनी गिवन पॉइंट। और अगर तुम 45 डिग्री एंगल पे जा रहे हो, यू आर ऑब्जर्विंग अनदर पॉइंट at some distance further away। हाँ है ना? So it is a symmetric arrangement of points. That is what you have as
लैटिस। ये क्या है बच्चों, ये लैटिस हो गया, सिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। ये एक पॉसिबिलिटी है हमारी लैटिस की। ऐसी भी हो सकता है, अब जो मैं नेक्स्ट बना रहा हूं उसको देखना। यू कैन हैव समथिंग लाइक दिस टू। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये एक और हमारा क्या हो गया बच्चों, सिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। क्लियर है यहां तक? लैटिस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? मैंने दो लैटिस बनाए हैं, ये मैंने दो लैटिस बनाए हैं। इनमें एक लैटिस की फीचर तो क्या है, लैटिस शुड बी इनफाइनाइट, चलता ही आ रहा है। क्लियर है गाइस? ये जो हर एक पॉइंट जो मैं बना रहा हूं इसे क्या बोलते हैं बच्चों, लैटिस पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। ठीक है ना गाइस? ये दो लैटिस मैंने बना दिए। लैटिस में एक चीज और होती है गाइस, लैटिस और क्रिस्टल में फर्क क्या होता है बाय द वे? लैटिस और क्रिस्टल में फर्क क्या है? लैटिस इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। अब अगर उन पॉइंट्स की जगह तुम एटम, मॉलिक्यूल या आयन रख दोगे, देन यू गेट अ क्रिस्टल बच्चों। लिख देता हूं मैं स्टेटमेंट को, इंपॉर्टेंट है। व्हेन लैटिस पॉइंट्स आर रिप्लेस्ड बाय पार्टिकल्स। व्हेन लैटिस पॉइंट्स आर रिप्लेस्ड बाय पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में क्या हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, व्हाट यू गेट इज अ क्रिस्टल। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं? नाइस। तो ये जो मैंने अभी जो दो लैटिस बनाए, ये क्या बनाए, 2D लैटिस बनाए। ये मैंने क्या एग्जांपल लिया है, 2D लैटिस का। अब 2D लैटिस में पे अटेंशन गाइस, ये जो है, मैं इसको दूसरे पेन से बनाता हूं। हाँ बेटा। अ, हाँ, एनवायरमेंट अबाउट एवरी पॉइंट इज सेम। क्लियर है? अब मैंने ये बनाया, इसको क्या बोलेंगे गाइस, डू यू रियलाइज ये जो मैंने अभी ज्वाइन किया है पॉइंट्स को, अगर मैं इसको रिपीट कर दूं इन ऑल डायरेक्शंस, यू विल गेट द लैटिस। इसमें और इस डायरेक्शन में अगर तुम रिपीट कर दोगे, यू विल गेट द एंटायर लैटिस। इस चीज को बोला जाता है यूनिट सेल। समथिंग विच व्हेन रिपीटेड गिव्स द एंटायर लैटिस इज नोन एज अ यूनिट सेल। समथिंग, मैं लिख देता हूं, डेफिनेशन लिख देता हूं। यूनिट सेल, यूनिट सेल when repeated, unit cell when repeated in all directions gives lattice। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? ये यूनिट सेल समझ में आया नहीं आया, बताओ मुझे। विच वन रिपीटेड इन ऑल डायरेक्शन जनरेट्स द एंटायर लैटिस। अभी मैंने एक यूनिट सेल बनाया था यहाँ पे। यार यूनिट सेल तो तुम ऐसे भी बना सकते थे, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं। इसको भी जब तुम रिपीट करोगे इन ऑल डायरेक्शन, इट विल जनरेट द एंटायर लैटिस। इसमें क्या करोगे, नीचे वाले में, ये एक तरह का लैटिस है या नहीं है, सॉरी यूनिट सेल है या नहीं है? दिस इज अनदर काइंड ऑफ यूनिट सेल दैट यू कैन हैव। क्लियर है गाइस? हाँ ले सकते थे। ट्रायंगल नहीं लेते, ट्रायंगल क्यों नहीं लेते उसका रीजन बताया था मैं। एक और चीज क्या होती है, देयर इज अनदर फैक्टर। एक यूनिट सेल के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर कम से कम एक लैटिस पॉइंट पूरा अंदर होना चाहिए। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें इसमें ये जो लैटिस पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये कितना अंदर है, 1/4 अंदर है या नहीं?
ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो लैटिस पॉइंट है, ये जो लैटिस पॉइंट है, ये यूनिट सेल के अंदर कितना अंदर है? 1/4। एक काम करो, इसको ऐसे मान के चलो, ऐसे मान के चलो, लेट इस पॉइंट को कैसे डिनोट करो, ऐसे। तो डू यू रियलाइज इट इज 1/4 इनसाइड द यूनिट सेल? और ऐसे कितने 1/4 होंगे? 4। डू यू रियलाइज यू हैव गॉट वन लेटिस पॉइंट कंप्लीट इनसाइड द यूनिट सेल? ट्राइंगल में 1/3 नहीं आएगा, 60 डिग्री एंगल है, 1/6 आएगा। फिर से बताता हूं, आइडिया इज यूनिट सेल के अंदर तुम्हारा कम से कम एक लेटिस पॉइंट पूरा अंदर आना चाहिए, चाहे वो कंट्रीब्यूशन से ही पूरा अंदर क्यों ना आ रहा हो। जैसे ये जो मैंने लिया है, इसमें मैं लिखूंगा 90/360, मतलब ये बेसिकली कितना अंदर है? ये जो लेटिस पॉइंट है ये कितना अंदर है? 1/4 अंदर है। और तुम्हारे पास ऐसे कितने लेटिस पॉइंट्स है इनसाइड द यूनिट सेल? 4। तो डू यू रियलाइज यू हैव गॉट बेसिकली वन लेटिस पॉइंट इनसाइड द यूनिट सेल। इधर भी वन लेटिस पॉइंट इनसाइड द यूनिट सेल दिख रहा है। एक या एक से ज्यादा होना चाहिए, इसमें भी ज्यादा होगा, इसमें एक प्लस समथिंग होगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हो तो एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो 60/360, एक लेटिस पॉइंट कितना अंदर है? 1/6 इनसाइड है, इंटू 3 कर दो, आधा। आधा लेटिस पॉइंट इज इनसाइड द यूनिट सेल। तो ट्राइंगल वाला हम नहीं लेते। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? इसकी वजह से कोई खास जरूरत हमें थी नहीं, जो मैंने भी बताया। ओके गाइस, जस्ट अ सेक बच्चों। क्लियर हो गया ना हर एक बच्चे को? गुड। अब एक चीज और बताओ बच्चों, कैन वी हैव अ पेंटागोनल पेंटागोनल यूनिट सेल? पेंटागोनल यूनिट सेल हो सकता है या नहीं हो सकता है? या पेंटागोनल यूनिट सेल के बजाय लेटर से पेंटागोनल लैटिस हो सकता है या नहीं हो सकता है? गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये है। इससे क्या तुम पूरा लैटिस बना सकते हो? नहीं बनेगा बेटा, इससे नहीं बनता। क्यों नहीं बनता उसका रीजन मैं बताता हूं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। इससे हमारा नहीं बनता। क्यों नहीं बनता गाइस? मैंने कहा था ना, एनवायरमेंट अराउंड एनी पॉइंट शुड बी सेम एज अराउंड एनी अदर पॉइंट। आइडिया बीइंग, यहां पे इस वाले को देखते हैं, इसमें डू यू रियलाइज कि इस टाइप से बन जाएगा? बन जाएगा नहीं बन जाएगा बच्चों? बेसिकली एक लैटिस पॉइंट के अबाउट कितने यूनिट सेल आ रहे हैं कंप्लीट? एक लैटिस पॉइंट के अबाउट कितने यूनिट सेल आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। नीचे वाले में कितने आ रहे हैं? जो मैंने ये बनाया है, इसमें कितने आएंगे? इसमें अराउंड वन लेटेस्ट पॉइंट, यू विल हैव हाउ मेनी यूनिट सेल्स? 3। आइडिया इज इट शुड बी अ इंटीजर वैल्यू। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां पे तुम्हारा एंगल कितना है? इस वाले में एंगल कितना है? 108 डिग्री। 360 बाय पहले वाले में कितना था? पहले वाले में एक के राउंड कितने यूनिट सेल थे? You had 360/90, you had 4 unit cells around a lattice point। यहां पे था 360 बाय इंटरनल एंगल कितना है यहाँ पे? 120 डिग्री। तो यहाँ पे कितने यूनिट सेल थे अबाउट अ लैटिस पॉइंट? 3। और यहाँ पे कितने होंगे बच्चों? दैट इज नॉट अ इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे तुम 3 यूनिट सेल तो पूरे बना दोगे, लेकिन चौथा यूनिट सेल पूरा नहीं बनेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बेटे तो फॉर्मूला होता है n-2/n × 180 आई गेस। गाइस क्लियर है यहां तक? एक फॉर्मूला होता था इंटरनल एंगल का, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अभी जो हमने बात करी वो किसकी बात करी? यूनिट सेल इन 2D। यूनिट सेल इन 2D। और मैंने बता दिया पेंटागोनल यूनिट सेल तुम्हारे पास नहीं हो सकता। कोई डाउट यहां तक? अब आते हैं 3D में यूनिट सेल। गाइस पहले मुझे एक चीज बताओ, बेसिक चीज जो कि तुम्हें एकदम से रियलाइज कर जाओगे। 3D लैटिस का एग्जांपल क्या है बेस्ट? बिल्डिंग। बिल्डिंग इज एग्जांपल ऑफ
3D लैटिस। और बिल्डिंग बनती किस चीज से है? रूम्स। रूम्स को तुम हर एक जगह एक्सटेंड कर दो इन ऑल द 3 डायरेक्शन, यू विल गेट अ बिल्डिंग। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? तो यूनिट सेल फॉर अ 3D लैटिस इज अ बिल्डिंग टाइप। 3D में एक क्यूब या क्यूबॉइड इज द यूनिट सेल। हाँ है ना? लेकिन सर वो पूरा सिमेट्रिक थोड़ी। फिर तुम अजीब बात करने लगे। इधर ध्यान दो। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। बच्चों प्लीज पे अटेंशन। आवाज नहीं। नहीं नहीं, वो बिल्डिंग के अंदर ना पक्का कहेगा रूम सारे एक लेवल टाइप के नहीं होते। इस टाइप का कुछ बोलने वाला था तो मैंने रोक दिया। गाइस इधर ध्यान दो प्लीज, पे अटेंशन। 3D यूनिट सेल मतलब 3D लैटिस में जो यूनिट सेल होगा, 3D लैटिस को ट्रीट करो एज बिल्डिंग। और इसमें जो यूनिट सेल होगा दैट विल बी अ रूम। रूम का मतलब हो गया क्यूब या क्यूबॉइड। ओके बच्चों, कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? तो जरा मैं क्यूब या क्यूबॉइड बनाता हूं। डायग्राम मेरे साथ साथ बिल्कुल मत बनाना, पहले ही कह रहा हूं। जब मैं बना लूंगा तब तुम बना लेना। ये मैंने क्या बनाया है बच्चों? यूनिट सेल। अब यूनिट सेल को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। 3 साइड्स की लेंथ, और 3 साइड्स के बीच में एंगल। क्लियर है या नहीं? वो 2D लैटिस था। हाँ बेटा, अब तुम्हारा नंबर है। इधर ध्यान दो, चीज समझ आई नहीं आई? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? 3 साइड समझ गए? ए बी सी आर द 3 साइड, 3 एंगल अल्फा बीटा गामा। अल्फा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी, दिस इज अल्फा। सी और ए के बीच का एंगल बीटा, और ए और बी के बीच का एंगल गामा। क्लियर है या नहीं बच्चों? यहां पे जो मैंने बना रखा है इसमें 90 की फील आ रही है, लेकिन आइडिया इज ये एंगल्स माइट बी डिफरेंट टू। ओके गाइस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 3 साइड 3 एंगल, एंगल समझ आ रहा है? ए और बी के बीच का एंगल गामा, बी और सी के बीच का एंगल अल्फा। ये मैंने अल्फा लिखना चाहिए था मुझे। और ए और सी के बीच का एंगल बीटा बच्चों। कोई डाउट किसी बच्चे को? वो मैंने लिख दिया आइडिया, उसको पैरेललोपिपेड बोल दो। सर ऐसे ही बना सकते हैं, फिर डराया ये लो तुमने कहा। क्लियर है बच्चों? आइडिया समझ में आया नहीं आया? मतलब आइडिया एंगल इज नॉट इक्वल टू 90। बड़ा एक काम करो, इसको धक्का मार दो साइड से, नीचे वाले बेस को सेम रखो तो यू विल गेट अ पैरेललोपिपेड। बच्चों अभी समझ में आया नहीं आया? बन जाएगा, बन जाएगा। बस थोड़ा डेविएट करना है, एंगल को थोड़ा टेढ़ा करना है। 90 नहीं रखना, 90 नहीं रखना। यहां तक समझ में आया नहीं आया पहले ये बताओ? देखो तो प्रोसेस करने दो, फिर पैड पे पेड़ वाला। कोई बात नहीं, इसको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत है। ठीक है गाइस, यहां तक समझ में आया नहीं आया? बोलो। अगर समझ में आ गया है तो बिफोर वी गो ऑन टू यूनिट सेल के बारे में और, लेट अस डिस्कस टाइप्स ऑफ सिमेट्री। टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन क्रिस्टल्स। टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन क्रिस्टल्स। ओके बच्चों, बिफोर वी गो ऑन टू यूनिट सेल के बारे में और डिटेल में पढ़ने के बजाय, इट इज बेटर वी डिस्कस फर्स्ट सिमेट्री इन क्रिस्टल्स। 2 तरह की सिमेट्री होती है, एक होती है ट्रांसलेशनल सिमेट्री। ट्रांसलेशनल सिमेट्री।
दूसरा होता है पॉइंट सिमेट्री, ट्रांसलेशनल सिमेट्री एंड पॉइंट सिमेट्री। पॉइंट सिमेट्री में हम देखते हैं सिमेट्री इनसाइड अ यूनिट सेल। ट्रांसलेशनल सिमेट्री में देख रहे थे सिमेट्री इन द लैटिस एज वी गो अलोंग अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो सिमेट्री कैसे आ रही है? पॉइंट सिमेट्री का मतलब हो गया वी आर लुकिंग फॉर सिमेट्री इनसाइड ए यूनिट सेल। ओके गाइस, इनसाइड यूनिट सेल। हम पॉइंट सिमेट्री की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? पॉइंट सिमेट्री, सिमेट्री अबाउट अ पॉइंट। ओके गाइस, क्लियर हुआ या नहीं हुआ पहले ये बताओ बच्चों। तो सबसे पहला आते हैं पॉइंट सिमेट्री में, द फर्स्ट वन, प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ, ये उसी के अंदर आता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना गाइस? प्लेन ऑफ सिमेट्री में भी तुम्हारे दो केस बनते हैं। एक होता है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम्हारे पास कितने हो सकते हैं? देखते जाओ गाइस। ये क्या हो गया? होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, 1 सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेक। हाँ गाइस, ये डायग्राम है ना, मेरे बनाने के बाद ही बनाना, फिर बता रहा। 1 सेकेंड गाइस। हाँ, मैं यही करने वाला हूँ, चिंता ना करो। मैं एक काम करता हूँ कि मेरे को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी ऐसे। हाँ, कॉपी कर लेते। गाइस, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं? मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। दिस इज वन रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये एक, हाँ गाइस, ये क्यूब ले रहा हूं मैं फॉर द टाइम बिंग। दिस इज वन रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर है गाइस? इट इज पासिंग थ्रू 4 एजेस। 4 एजेस के सेंटर से पास कर रहा है ये प्लेन। 4 एजेस कौन कौन सी? 1, 2, 3, 4। क्लियर है बच्चों? ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हो सकते हैं? ऐसे विच आर पासिंग थ्रू द एज सेंटर, ऐसे कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर 3 किसी को पता चल गया है, समझ में आ गया है, तो इट्स वेरी नाइस। ये लेवल 3। एक मैं बना चुका, दूसरा ये होगा। 1 सेकेंड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ये दोनों हो गए, और एक होगा साइडवेज। तीसरे को देखते हैं। दिखा या नहीं दिखा बच्चों? हाँ, डायगनल भी हो सकता है, बट दैट इज नॉट रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट इज डायगनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, द सेकंड वन जो मैं बता रहा था तुम्हें। रिसर्च। हाँ, ये जो मैंने बनाया है ये क्यूब है। कैसे मतलब क्या हुआ? क्या? नहीं, क्यूब, क्यूब के अंदर मैं देख रहा हूँ ये रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। बच्चों आवाज नहीं प्लीज, क्या दिक्कत? क्या दिक्कत हो गई गाइस? गाइस, मैं ये ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका यूज कहाँ पे है। बच्चों आवाज मत करो प्लीज, इसका यूज समझो। हमें बता रखा होगा, अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि एटम्स कहाँ पे होते हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन कैसे आएगा? एक रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री के अलोंग जितने भी एटम्स हैं हमने रिमूव कर दिए। नाउ टेल अस टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल। अब जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां से पास होता है,
हाउ विल यू आइडेंटिफाई एटम बाहर निकाल रहे हैं या कौन से वाला एटम निकलेगा? हमें बता रखा होगा, से कहा होगा एक एटम यहां पे है, एक यहां पे है, कॉर्नर्स पे है, और लेट अस से एज सेंटर पे भी एटम है। कॉर्नर्स पे एटम है और एज सेंटर पे भी एटम है, और तुमने एक रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री के अलोंग जितने भी एटम्स है वो हटा दिए। तो गाइस यू नीड टू नो व्हाट इज रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अभी मैंने क्या कहा था कि ये मत पूछो कि सर इसका यूज क्या है। अभी जो तुम्हारे क्वेश्चन आ रहे हैं दे आर नॉट रेलेवेंट टू द क्वेश्चन जो कि एक्चुअली एग्जाम में आएंगे। ठीक है गाइस, अभी उसको जस्ट एक्सेप्ट इट। उसका जो एप्लीकेशन है यू विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लास, नॉट इन टुडेज क्लास इवन। दूसरे पे आते हैं। ये पहला था हमारा रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। नाउ लेट अस गो ऑन टू डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। और बच्चों आवाज मत करना प्लीज। ये 6 होंगे बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू पेयर ऑफ ऑपोजिट एजेस से के थ्रू जा रहा है। बच्चों ध्यान से देखो, आवाज मत करना प्लीज। एक, अब you will have 6, you will have 6। आई एम टेलिंग यू अगेन, दिस इज द इजियर पार्ट। अब इनको उल्टा करना है क्या? सर समझ में आया, बोला है तो मैं ऐसे कर सकती नहीं, मैं ये भाई तुम्हारे पास 12 एजेस हैं, पेयर ऑफ ऑपोजिट एजेस कौन से होंगे, कितने होंगे? ऐसे 6 पे नहीं आएंगे। हाँ बेटा, क्या नाम दिया हुआ है कि ये रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हाँ बेटा, तुम लोगों को बनाना है, ऑब्वियसली यू हैव टू मेक इट। और ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट कौन सा हो गया बच्चों हमारा? गाइस यहां तक बना लिया, नहीं बना लिया? बनाओ गाइस, बनाओ, मेक इट। रिकॉर्डिंग पॉज कर। बच्चों आवाज नहीं प्लीज, यू गाइस डोंट डू दैट। इस बार अगर आवाज आई बच्चों की तो बाहर जाओगे। ठीक है बच्चों, ऐसी कितनी एक्सेस प्लेन है? 6 प्लेन, 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहां पे थे 3 सच प्लेन, और इस जैसे कितने हो गए? 6। ये हो गए हमारे डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर हो गया? नोट इट डाउन। तो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने आ गए? 3 + 6 9। हाँ बच्चों, लेट अस कंटिन्यू, लेट अस कंटिन्यू।
टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हैं? 6 + 3 9। अब आते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों? प्लेन ऑफ सिमेट्री। वी डिस्कस प्लेन ऑफ सिमेट्री। नाउ लेट अस डिस्कस बी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या इसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल सिमेट्री। वी कॉल इट रोटेशनल सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो क्या कर रहा था? यूनिट सेल को दो इक्वल हाफ्स में ब्रेक कर रहा था, दो इक्वल हाफ्स में कट कर रहा था, प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? इट इज अ एक्सिस पासिंग थ्रू द यूनिट सेल, और अगर उस एक्सिस के अबाउट तुम रोटेट करोगे यूनिट सेल को, इट विल बी रिपीटेड। मतलब एक एंगल से रोटेट करने के अबाउट, मतलब एक लाइन बनाई हमने, वी ड्रू अ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जब तुमने यूनिट सेल को उस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट रोटेट किया, दैट यूनिट सेल इज रीजनरेटेड। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से क्लैरिटी आएगी। पहला, एक्सिस ऑफ फोर फोल्ड सिमेट्री। एक्सिस ऑफ फोर फोल्ड सिमेट्री। ये फोर फोल्ड सिमेट्री का मतलब क्या है? ध्यान से देखो बच्चों, मतलब तुम रोटेट करोगे जब 360 डिग्री से, तो यूनिट सेल 4 बार रीजनरेट होएगा। ओके, पे अटेंशन। मतलब अभी बताऊंगा, जस्ट गिव इट टाइम, गिव इट टाइम। हाँ बेटा बोलो। हाँ, फेस के थ्रू जा रही है तो ऐसा हो जाएगा। 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेक। ये रहा, मैंने 3 बना दी। ध्यान से देखो गाइस, पे अटेंशन। हमने ये लिए, ये और ये, और इसके अबाउट इन दो पॉइंट्स के थ्रू एक लाइन भेज दी। क्लियर हो गया? दिस इज अ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जब तुम इसके अबाउट ऐसे रोटेट करोगे, जब तुम इसके अबाउट, ध्यान दो बच्चों, ऐसे रोटेट करोगे, तो यूनिट सेल रीजनरेट होगा नहीं होगा? रीजनरेट इन द सेंस, लेट मी फिर से रिपीट, इट विल बी रीजनरेटेड, इट विल बी रिपीटेड, इट विल बी रिपीटेड। बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो पॉइंट है। 1 सेकेंड। हाँ तो बच्चों, मैं क्या कह रहा था कि ये जो पॉइंट है, जब तुम इसके अबाउट ऐसे रोटेट करोगे, तो तुम्हारा 360 डिग्री से रोटेट करोगे, डू यू रियलाइज एवरी 90 डिग्री से ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। हाँ है ना बच्चों? तो बेसिकली एक तरीके से हम कह सकते हैं, फॉर एवरी 90 डिग्री रोटेशन दैट यूनिट सेल इज रीजनरेटेड, या लेट अस से इट इज रीफॉर्म। तो 90 डिग्री पे है ये, 90 डिग्री रोटेट करने से तुम्हारा यूनिट सेल फिर से बन रहा है। हाँ है ना बच्चों? हाँ, वो एंगल फिक्स है इसके लिए। क्लियर है कि 90 डिग्री। और इनफैक्ट इसको फोर फोल्ड सिमेट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि 360/90, 90 के बाद रिपीट हो रहा है ना, 90 के बाद यूनिट सेल इज रिपीटेड। हाँ है ना? तो दैट इज वाई यहां से 4 आ रहा है, दैट इज वाई वी कॉल्ड इट फोर फोल्ड सिमेट्री। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस 90 इज द एंगल जिसके अबाउट रोटेट करने से दैट यूनिट सेल इज रिपीटेड। क्लियर और नॉट? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब ऐसे कितने एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं? दूसरा देखो, ये यहां पे मैंने कौन से फेसेस के थ्रू पास किया है? इस फेस के थ्रू और इस फेस के सेंटर के थ्रू। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? इन दो फेस सेंटर्स के थ्रू पास करिए लाइन। क्लियर और नॉट? और तीसरा क्या होगा बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? गॉट इट? तो ऐसे हमारे पास फोर फोल्ड सिमेट्री के कितने एक्सिस है बच्चों? 3 सच एक्सिस।
नेक्स्ट आते हैं सेकंड। हाँ बेटा, एक्सिस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री। टू फोल्ड सिमेट्री का मतलब क्या हो गया बच्चों? नहीं, 1 सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया? 360/180, दैट गिव्स टू फोल्ड। ओके, मतलब यहां पे जब तुम 180 डिग्री से रोटेट करोगे, देन दैट यूनिट सेल इज रिपीटेड। क्लियर है गाइस? इसके एग्जांपल देखते हैं कि कहां से एक्सिस जा रही होगी कि तुम्हारे पास टू फोल्ड सिमेट्री आ जाए। सेंटर्स, एज सेंटर्स ऑफ ऑपोजिट एजेस। एक, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? यहां पे तुम 180 डिग्री अगर रोटेट करोगे तो ये पॉइंट कहां चला जाएगा? यहाँ पे। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? दिस इज वन सच एक्सेस। मैं इसको मैं इसको ऐसे ही कर दूं। 1 सेकेंड, होल्ड ऑन अ सेक गाइस। एक, दो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं। तीन, चार। बच्चों दिख रहा है नहीं दिख रहा है? क्लियर है यहां तक? और अभी हमारे दो और बच गए। यहां तक नोट कर लिया हो तो बताओ बच्चों। एज सेंटर के थ्रू पास हो रहा है बेटा, एज सेंटर के थ्रू पास हो रहा है। नेक्स्ट ये होगा, नेक्स्ट ये होगा। 1 सेकेंड गाइस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गाइस टेल मी, समझ में आया नहीं आया? बताओ। दीज आर बेसिकली योर एक्सिस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री। टू फोल्ड का मतलब हमने 180 डिग्री से रोटेट करेंगे, दैट यूनिट सेल इज रिपीटेड। हाँ या ना? बना लिया हर एक बच्चे ने, या बना रहे हो? हाँ बेटा बोलो। हाँ, सेंटर, एज सेंटर से पास हो रही है, एज सेंटर से पास हो रही है। ऑपोजिट एजेस, जो डायगनली ऑपोजिट एजेस हैं, उनके एज सेंटर के थ्रू पास हो रही है लाइन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? ये समझ में आ रहा है ये वाला डायग्राम कौन सा है? ये वाला, इसमें मैंने, हाँ, सामने वाले और पीछे वाले को उठाया है। गॉट इट और नॉट गाइस? इधर का ये और इधर का ये वाला। थोड़ा विजुअलाइजेशन सही है या नहीं, या कंफ्यूजन हो रहा है इसमें कहीं? समझ आ रहा है हर एक बच्चे को?
वेरी नाइस। आगे चले। अब आते हैं एक्सिस ऑफ थ्री फोल्ड सिमेट्री। इसकी कितनी एक्सिस थी, यहां पे मैंने कहीं लिखा था, सिस सच एक्सिस। सॉलिड स्टेट। हाँ भाई। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, एक्सिस ऑफ थ्री फोल्ड सिमेट्री। सर लास्ट वाला कहाँ से था? बेटा यहां से और यहां से, क्लियर है यहां तक? नाइस। एक्सिस ऑफ थ्री फोल्ड सिमेट्री पे आते हैं बच्चों। थ्री फोल्ड सिमेट्री का मतलब क्या हो गया? रोटेशन अबाउट 120 डिग्री will give us the unit cell again. Unit cell is repeated after rotation about 120 डिग्री। अभी हम क्या कर रहे थे गाइस, एक बार हमने दो ऑपोजिट फेसेस के सेंटर के थ्रू पास किया। फोर फोल्ड सिमेट्री में हमने ऑपोजिट फेसेस के सेंटर के थ्रू लाइन पास करी, एक्सिस पास करी। टू फोल्ड सिमेट्री में हमने एजिस के, ऑपोजिट एजिस के सेंटर के थ्रू लाइन पास करी। यहां पे हम ऑपोजिट वर्टिसेस के थ्रू पास करेंगे। क्लियर है बच्चों? ये ये लिया, ये लिया, ये रहा, दिख रहा है? नेक्स्ट, ये लिया, ये लिया। क्लियर है बेटा? समझ आया नहीं आया? समझ गए बच्चों? बोलो भाई बोलो। Yes, sir. गुड। और दो और बनेंगे, तो एक और बनाता हूं मैं। 1 सेकेंड गाइस। नेक्स्ट। सर, ये हम लोग सोचेंगे, बिल्कुल। हाँ बेटा, तभी तो मैंने बताया है। 1 सेकेंड। ये हो गया। 1 सेकेंड बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो गाइस। क्लियर हो गया? बना लिया? ऑपोजिट एजिस के थ्रू पास हो रहा है। क्लियर है बच्चों? यहां पे ऐसे देखो, अगर तुम इधर से देखते हो, इफ यू ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, यहां से देखते हो, तो तुम रियलाइज करोगे जो तीन एजेस हैं हमारी, ये और ये, दे विल काइंड ऑफ अपीयर एट एंगल ऑफ 120 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस। थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करो, थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करो। ये इस टाइप से दिख रही होंगी तुम्हें, जो तीन एजेस मैंने ड्रॉ करी थी, ये एक दो तीन, अगर तुम इधर से ऑब्जर्व कर रहे हो, दे विल अपीयर लाइक दिस। मतलब इसको मुझे अगर यहां के बजाय यहां लेके आना है, आई हैव टू रोटेट बाय 120 डिग्री। समझे या नहीं समझे गाइस, ये बताओ भाई। हर एक बच्चे को क्लियर हो गया? ड्रॉ कर लिया? ड्रॉ कर लिया नहीं कर लिया? ओके गाइस। तो हमारे प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे कितने आ रहे थे बच्चों? 9 टोटल। एक्सिस ऑफ सिमेट्री टोटल कितने आ रही है? 3 + 6 + 4। चेक इट। इतना ही था बच्चों। थी तुम्हारी टेट्रा। अच्छा गाइस, एक चीज और, एक्स फोर फोल्ड सिमेट्री की जो एक्सेस हैं, उनका एक और नाम भी है, टेट्राड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। टेट्राड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये हमारा हो गया। टू फोल्ड सिमेट्री वाली एक्सिस को बोलते हैं डायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
और ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया ट्रायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस, कुछ समझ में आया नहीं आया बच्चों? टेट्राड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, डायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ट्रायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर है बच्चों? फोर फोल्ड सिमेट्री तो टेट्राड, थ्री फोल्ड सिमेट्री तो तुम्हारा ट्रायड, टू फोल्ड सिमेट्री मतलब डायड। एक और सिमेट्री होती है इन्वर्जन सिमेट्री, सी थर्ड वन, इन्वर्जन सिमेट्री, इन्वर्जन सिमेट्री, या फिर इसका दूसरा नाम है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ऐसा पॉइंट है जिसके थ्रू तुम कोई भी लाइन पास करो, इट विल इंटरसेक्ट द यूनिट सेल एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा पॉइंट इनसाइड द यूनिट सेल जिससे तुम कोई भी लाइन ड्रॉ करो, जिससे तुम कोई भी लाइन ड्रॉ करो, इट विल इंटरसेक्ट द यूनिट सेल एट इक्वल डिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ यूनिट सेल ही होना चाहिए। हाँ, उसके थ्रू कोई भी लाइन पास करो, उसके थ्रू तुम कोई भी लाइन पास करो, इट विल इंटरसेक्ट द यूनिट सेल एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो इट हैज टू बी द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। इन्वर्जन सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल। समझ में आया नहीं आया? इट इज द सेंटर ऑफ यूनिट सेल गाइस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों को? इन्वर्जन सिमेट्री का मतलब हो गया it is a point on the inside the crystal such that any line drawn through that point will intersect the crystal या intersect the unit cell at equal distance on both sides। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। बेटा बंद करो उसे। ओके, एक्सिस ऑफ सिमेट्री टोटल कितनी थी? टोटल कितनी थी बच्चों? पहले आई काम करते हैं, पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री लिख देता हूं मैं। प्लेन कितने थे टोटल? प्लेन्स ऑफ सिमेट्री कितने थे गाइस? टोटल 9। एक्सिस ऑफ सिमेट्री टोटल कितने थे? इट वॉज 4 प्लस 6 प्लस 3। कितना था बच्चों? टोटल कितने आ रहे थे? 13। और हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री एक है, एक ही हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है। तो टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स कितने आ गए? टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कितने हो गए? 23। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? नाइस, ग्रेट। हाँ बेटा। नहीं बेटा, मोस्टली इट विल बी क्यूब। अब आते हैं यूनिट सेल्स पे। कमिंग बैक टू यूनिट सेल्स, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, उसे बताने के लिए दिया था, ठीक है ना? यूनिट सेल पे आते हैं। यूनिट सेल होते हैं टोटल, पहला आते हैं, मैं बताता हूं। प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल या इसको सिंपल यूनिट सेल भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल यूनिट सेल। ये क्या होता है? यहां पे इस यूनिट सेल में, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस की। ओके, हम कहते हैं यहां पे जो पार्टिकल्स हैं, जो भी पार्टिकल हो, ठीक है ना, जो भी पार्टिकल हो, एटम, मॉलिक्यूल, आयन जो भी हो, इट इज प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। इट इज प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। जो हमारा पार्टिकल हैं, दे आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। इस डायग्राम में थोड़ी सी दिक्कत है जो मैंने तुम्हें बनाया है। समझाने के हिसाब से मैंने ऐसे बना दिया ताकि तुम्हें
क्लियरली विजुलाइज हो जाए कि एटम्स कहां पे हैं, कॉर्नर्स पे। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इनके बीच में स्पेस होगा, एक्चुअली अगर देखा जाए तो इट शुड बी लाइक दिस। गेटिंग द आइडिया? द एटम्स हैव गॉट टू बी टचिंग वन अनदर। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? जैसे ग्रीन में वैसे इनएफिशिएंट पैकिंग हो जाएगी, पैकिंग तो एफिशिएंट होनी चाहिए, दे विल बी एज क्लोज टू ईच अदर एज पॉसिबल, दे हैव गॉट टू बी टचिंग ईच अदर। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो नहीं नहीं, वाइड में बनाओ, क्योंकि समझाने के हिसाब से दिस इज बेटर, वाइड इज बेटर। एक्चुअली ये कुछ इस टाइप का होगा। हाँ, बीच में थोड़ी सी जगह बच जाएगी, दैट विल रिजल्ट इन लेस पैकिंग एफिशिएंसी। थोड़ा कोई एम्प्टी स्पेस बचा है जहां पे कोई और चीज प्रेजेंट नहीं है। एट द सेंटर ऑफ एटम देयर विल बी स्पेस, सेंटर ऑफ यूनिट सेल देयर विल बी स्पेस लेफ्ट। हाँ है ना? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? कितने बच्चों को ये क्लियर हो गया जो मैंने भी बनाया है? आ गया समझ में? नेक्स्ट आते हैं नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल्स। नेक्स्ट आते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल पे बच्चों। किस पे आते हैं? सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब है नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स बट यू हैव गॉट एटम समवेयर एल्स आल्सो, पार्टिकल समवेयर एल्स आल्सो, नॉट ओनली एट द कॉर्नर। तो पहले पे आते हैं, इसमें कई पार्ट आएंगे। पहला ए लिखते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब तुम समझ गए होगे, कॉर्नर्स पे तो एटम्स नहीं है, बॉडी के सेंटर पे भी एटम्स प्रेजेंट है। बॉडी सेंटर मतलब एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। मैं एक काम करता हूं, मैं इसे बनाता हूं फिर से, देखो, पे अटेंशन। एक, दो, तीन, चार, एंड यू गॉट अ एटम एट द सेंटर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? इसको मैं थोड़ा छोटा बनाता हूं, दैट वुड बी काइंड ऑफ बेटर। एक सेंटर पे भी है, या फिर मैं, लेट मी ड्रॉ टू द सेम साइज। क्लियर है बच्चों? एक बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर मतलब सेंटर ऑफ द यूनिट सेल पे भी एक एटम प्रेजेंट है। क्लियर और नॉट गाइस? अच्छा बच्चों, जो मैंने अभी बताया था टचिंग वन अनदर, उसका यूज अभी आगे आएगा, आई अगेन डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास, लेकिन अभी मैं बता दूं इसमें कौन कौन टच कर रहे थे। जो ऊपर वाला केस है उसमें क्या ये दो एटम्स आपस में टच कर रहे हैं? कर रहे हैं। क्या ये दो आपस में टच कर रहे हैं? क्या ये दो आपस में टच कर रहे हैं? क्या ये और ये टच कर रहे हैं? नहीं कर पाए। नहीं कर पाएंगे। या फिर ये और ये टच कर रहे हैं? नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? समझ गए गाइस? हर एक बच्चे को ये चीज क्लियर हो गई? एडजेसेंट एटम्स आर टचिंग वन अनदर। अब इस वाले पे आते हैं, इस वाले में कौन कौन टच कर रहे होंगे गाइस? सेंटर वाला सबसे टच कर रहा होगा। और इनफैक्ट तुम कहोगे क्या ये दोनों आपस में टच कर रहे होंगे, ये और ये? नहीं कर रहे हो। आर यू गेटिंग इट? द सेंटर एटम विल बी टचिंग ऑल द कॉर्नर एटम्स, बट द कॉर्नर एटम्स विल नॉट बी टचिंग वन अनदर। कोई भी एक दूसरे वो ऐसा क्यों होगा, उसका रीजन समझो। नॉर्मली दे शुड बी टचिंग, दीज शुड बी टचिंग वन अनदर, हाँ है ना? अभी इसके बाद जब ये टच कर रहे होते हैं सिंपल यूनिट सेल में, दे आर टचिंग, राइट? स्पेस है छोटा, जो स्पेस अवेलेबल है, तुमने अभी एक बच्चे ने कहा था ना कि देयर बी सम स्पेस एट द सेंटर, है स्पेस अवेलेबल। लेकिन आइडिया क्या है, वो जो स्पेस अवेलेबल है दैट इज स्मॉलर। जो एटम, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे जो हमने साइज रखा है एटम्स का, ये एटम का हमने साइज रखा, इसके बाद जो स्पेस प्रेजेंट है इनसाइड द यूनिट सेल, सेंटर पे जो स्पेस अवेलेबल है वो छोटा अवेलेबल है। मतलब अगर तुम्हें वहां पे कोई एटम रखना है, कोई पार्टिकल रखना है, तो वो इस एटम से छोटा होना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं। ये जो स्पेसिस हैं इनसाइड द यूनिट सेल, इन्हें क्या बोलते हैं? वॉइड। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो वॉइड है सेंटर ऑफ यूनिट सेल पे, उस वॉइड में अगर तुम्हें एटम रखना है, इट विल बी ऑफ स्मॉलर साइज देन द एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर। और अगर तुम सेम साइज का एटम सेंटर पे रखोगे, तो बाकी सारी जो 8 एटम्स है, जो जिनमें से एडजेसेंट वर टचिंग वन अनदर, वो स्ट्रक्चर खुल जाएगा।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर तुम यहाँ पे इन कॉर्नर एटम्स को टच करवा देते हो तो बीच में जो एटम रखा जा सकता है, बीच में एक एटम रख सकते हो तुम, इट हैज टू बी ऑफ स्मॉलर साइज देन द एटम्स एट द कॉर्नर। और अगर तुम सेंटर पे भी उसी साइज का एटम रखोगे जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो द एटम्स विच आर टचिंग वन अनदर दे विल, मतलब दैट स्ट्रक्चर विल एक्सपैंड। ये लिखवाऊंगा नहीं, ये नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा, अभी नहीं लिखवा रहा। समझ में आया नहीं आया? आइडिया समझ में आया नहीं आया? मतलब यहाँ पे कौन सा एटम किसको टच कर रहा है? सेंटर वाला एटम 8 कॉर्नर्स को टच कर रहा है, लेकिन जो कॉर्नर वाले एटम है वो आपस टच नहीं कर रहे। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा। एक डायग्राम बना के समझाता हूँ, थोड़ी सी बेटर फील आएगी। इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि कॉर्नर पे जो एटम्स है वो ऐसे हैं, और एक एटम बीच में है, मतलब दीज आर नॉट टचिंग वन अनदर। द बॉडी सेंटर वाला जो एटम है दैट इज टचिंग ऑल अदर। कुछ इस टाइप का बनेगा। गेटिंग द आइडिया और नॉट? ये चीज क्लियर हुई या नहीं? गोडी से मिटा रहा हूं मैं अभी फॉर द टाइम भी। समझ गए ना? वो सेंटर पे जो एटम है, बॉडी सेंटर पे जो एटम है, इट इज टचिंग ऑल द 8 एटम, बट द 8 कॉर्नर एटम्स आर नॉट टचिंग वन अनदर। ये बॉडी सेंटर था। अब आते हैं इससे खराब पे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल, इसमें क्या होता है बच्चों? नॉट ओनली एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, बट एटम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेंटर्स ऑफ ऑल द फेसेस। कितने फेस होते हैं यूनिट सेल में बेटा? 6। तो यू विल हैव 6 एटम्स एट द फेस सेंटर्स ऑल्सो। अब मैं तो थोड़ा छोटा बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एटम कहाँ कहाँ पे है? इसका फेस सेंटर, ये ऊपर नीचे के फेस सेंटर बनाए हैं मैंने। अब बचे तुम्हारा लेफ्ट राइट एंड फ्रंट बैक। मैं एक काम करता हूँ, ऐसे बनाता हूँ, इससे थोड़ी थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ेगी। ये हमारा एक हो गया, ये हमारा एक और हो गया, और ये हमारा एक और हो गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स बट ऑल्सो एट द फेस सेंटर। अब फेस सेंटर का मतलब क्या है? वो एटम हमने आधा धसा दिया, आधा यूनिट सेल के अंदर होगा, आधा यूनिट सेल के बाहर होगा। गेटिंग द आइडिया और नॉट? इसको अगर मैं मान लूं फेस के सेंटर पे है, तो आधा यूनिट सेल के अंदर है, आधा बाहर की तरफ है। गॉट इट और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई? अच्छा, एक जस्ट जस्ट आस्किंग, कॉर्नर एटम कितना इनसाइड है इनसाइड द यूनिट सेल? कोई बताएगा? कॉर्नर का जो एटम है वो कितना यूनिट सेल के अंदर है? अगर टोटल 1 है तो उसका कितना पार्ट इज इनसाइड द यूनिट सेल? 1/8 होगा बच्चों। अब 1/8 विजुलाइज करना टफ पड़ता है। ध्यान दो बच्चों कैसे। मैं एक काम करता हूं, मैं ये यूनिट सेल को एक्सटेंड कर दिया, मैं मतलब ऐसे यूनिट सेल बना दिए। तुम्हें दिख रहा है 4 नीचे होंगे, 4 ऊपर होंगे। गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? ये एक यूनिट सेल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। मतलब ऐसे मान करो 1 2 3 4, ये 4 इस कॉर्नर के लिए नीचे की तरफ है, और ऐसे ही 4 यूनिट सेल ऊपर की तरफ होंगे। गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? ये चीज हर एक बच्चे को क्लियर हो गया? तो जो कॉर्नर एटम है वो कितना होता है इनसाइड द यूनिट सेल? 1/8। बॉडी सेंटर वाला एटम कितना होगा इनसाइड द यूनिट सेल? पूरा का पूरा अंदर होगा बॉडी सेंटर वाला। फेस सेंटर वाला कितना होगा इनसाइड द यूनिट सेल? आधा होगा, आधा ही एक तरफ, आधा दूसरी तरफ। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। थर्ड पे आते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या हो गया बच्चों? कॉर्नर्स पे तो है ही है, दे आर एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, एंड वन पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस।
अब समझ में आ गया। दे आर एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड एट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस, किसी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस पे। लेट अस टेक दिस, ये समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? जस्ट टेल मी दैट। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस, corners and one pair of opposite face. Okay. Got it or not guys? हर एक बच्चों क्लियर है? जस्ट अ सेक बच्चों। गाइस यहां तक क्लियर हो गया अभी तक जो बताया? अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जब बॉडी सेंटर पे एक एटम होगा तो वो क्या करेगा बच्चों? वो तो सबको टच कर रहा होगा, लेकिन कॉर्नर एटम्स विल नॉट बी टचिंग। सेम अप्लाइज फॉर फेस सेंटर्ड ऑल्सो। क्योंकि जब तुम ऐसे मान के चलो, मैं इस फेस की बात कर रहा हूं, किस फेस की बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फेस। इस फेस की मैं बात कर रहा हूं। इस फेस में अगर फेस सेंटर पे एटम नहीं होता, अगर फेस सेंटर पे एटम नहीं होता, तो ये सारे आपस में टच कर रहे होते, ऐसे कर रहे होते, नहीं कर रहे होते बच्चों? अब यहां पे भी एक स्पेस है, अगेन द सेम थिंग। यहां पे बीच में स्पेस है। अगर तुम सिंपल क्यूबिक लेते हो, सिंपल यूनिट सेल लेते हो, इफ यू टेक अ सिंपल यूनिट सेल गाइस, तो उसके अंदर एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। यहां पे बीच में स्पेस अवेलेबल है, लेकिन उसमें जो एटम रखोगे तुम, वो छोटा साइज का रखा जाएगा। अब अगर तुम बड़े साइज का, सेम साइज का, रेदर नॉट बड़ा साइज, सेम साइज का आइटम रखोगे, तो ये आपस में टच करना बंद कर देंगे। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों? तो इनमें भी तुम्हारा कॉर्नर एटम्स विल नॉट बी टचिंग वन अनदर, बट द एटम जो फेस सेंटर पे एटम है, इट इज टचिंग द फोर कॉर्नर एटम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज हर एक बच्चे को क्लियर हुई या नहीं हुई? पक्का? हाँ, यहां पे जो हम एटम्स ले रहे हैं, ये जो यूनिट सेल लिखा है, अगर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, इसका मतलब ये है कि कॉर्नर पे जो एटम है वही एटम फेस सेंटर पे है। बॉडी सेंटर यूनिट सेल का मतलब है जो एटम कॉर्नर पे है वही एटम बॉडी सेंटर पे। अगर कोई डिफरेंट एटम लेते हो तो वो फिर तुम्हारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल नहीं है। बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, इन सब का मतलब ये है द एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स आर सेम एज द एटम्स प्रेजेंट एट अदर प्लेसेस। क्लियर हो गया हर एक बच्चे को ये चीज? वेरी नाइस।